नेटफ्लिक्स इंडिया की न्यूली रिलीज्ड क्राइम थ्रिलर मूवी बख्शक इज नाउ स्ट्रीमिंग और हर कोई इसे पसंद भी कर रहा है। इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर सिटी के एक ऑर्फनेज गर्ल शेल्टर होम के आसपास, जहां इस शेल्टर होम की बच्चियों को, मोस्टली 7 से 17 साल की उम्र की लड़कियों को, एक हैरोइंग इंसिडेंट से गुजरना पड़ा। उन गरीब और लाचार बच्चियों के साथ इस हद तक टॉर्चर और फिजिकल अब्यूज हुआ जिसके बारे में सोचना भी पाप है। और इसका मास्टरमाइंड एक लोकल पॉलिटिशियन था। और मूवी में वैशाली सिंह नाम की जर्नलिस्ट, प्लेड बाय भूमि पेडनेकर, अपनी इन्वेस्टिगेशन से इस सच को बाहर लाती है। और अब आप में से कई लोग ये सोच भी रहे होंगे कि इस मूवी में दिखाए गए इवेंट्स कितने ऑथेंटिक हैं, विच इज़ वाई आई ब्रिंग यू दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ इवेंट्स और इस मूवी के इवेंट्स में कितना डिफरेंस है। और हम ये भी फिगर आउट करेंगे कि मूवी में जो भी बताया है वो एक्चुअल में हुआ भी था या नहीं। सबसे पहले तो मूवी में शहर का नाम मुजफ्फरपुर बताया है। ऐसा बिहार में कोई शहर नहीं है। जिस शहर में ये स्कैंडल हुआ था उसका नाम है मुजफ्फरपुर। मूवी में कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर है वैशाली सिंह। इस नाम की कोई भी जर्नलिस्ट नहीं थी और ना ही कोशिश न्यूज़ चैनल जिसके लिए वो रिपोर्टिंग करती है। ऐसा कुछ भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों फिक्शनल है। हालांकि वैशाली सिंह का कैरेक्टर रियल लाइफ जर्नलिस्ट से इंस्पायर्ड है, निवेदिता झा, जिसने इस मुजफ्फरपुर गर्ल शेल्टर केस में सबसे पहली PIL फाइल की थी। सेकंड कैरेक्टर मूवी का है बंसी साहू, जो रियल लाइफ कैरेक्टर ब्रिजेश ठाकुर से इंस्पायर्ड है, जो इस केस का मास्टरमाइंड भी है। और अभी इस टाइम ब्रिजेश ठाकुर और इसकी वाइफ दोनों जेल में हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रजनी सिंह, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसका हस्बैंड ब्रिजमोहन सिंह जो बंसी साहू को प्रोटेक्शन दिया करता था। ये दोनों कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, उस टाइम की मिनिस्टर मंजू वर्मा से, जो ये केस हाईलाइट होने पर मिसिंग हो गई थी और कुछ महीनों बाद प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसे सरेंडर भी करना पड़ा। नेक्स्ट, सुधा का कैरेक्टर भी कम्प्लीटली फिक्शनल है, जो मूवी में वैशाली सिंह को केस सॉल्व करने में क्लूज देती है और एंड में सरकारी गवाह भी बनती है। मूवी में एक और कैरेक्टर है जो रियल लाइफ पर बेस्ड है, बेबी रानी, जो इस शेल्टर होम की वार्डन थी। और भक्षक मूवी का एंड तो फुल्ली फिक्शनल है और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो मूवी में दिखाया है। असल में 4 PIL फाइल हुई थी, ना कि एक। और ये केस भी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया था और बाद में बिहार पुलिस से CBI को, जिसने इस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया और फिर जाकर ब्रिजेश ठाकुर और उसके एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया। तो चलो मूवी के इवेंट्स, रियल इवेंट्स और इन कैरेक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। So with that, I welcome you all to my channel FLOC for love of cinema. Please subscribe my channel if you haven't subscribed it. Thanks. जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मूवी में कैरेक्टर्स और जगह के नाम दोनों बदले हैं, बट मोस्ट ऑफ द फिल्म एज इट इज ही दिखाई गई है जैसा रियल में हुआ था। फॉर एग्जांपल, साल 2017 में मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्ट करवाई और रिपोर्ट 2018 में बिहार सरकार को सबमिट की गई, जिसमें यह बताया गया था कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 17 शेल्टर होम्स की लड़कियों के साथ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। हालांकि मूवी में एक ही शेल्टर होम बताया है, बट इन एक्चुअल 17 शेल्टर होम्स थे जिसमें ये सब चल रहा था। और मुजफ्फरपुर वाले शेल्टर होम में तो कुछ ज्यादा ही टॉर्चर और अब्यूज हो रहा था, जो काफी सालों से चलता आ रहा था, बट कोई भी इस बारे में रिपोर्ट करने को तैयार नहीं था, लोकल पॉलिटिशियंस और उनके गुंडों के डर से। बट हर किसी को पता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, जो मूवी में मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम बताया है। मूवी में बंसी साहू के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है आदित्य श्रीवास्तव ने, जो रियल लाइफ में ब्रिजेश ठाकुर से इंस्पायर्ड है। ब्रिजेश ठाकुर एक इन्फ्लुएंशियल इंसान था जिसकी पॉकेट में उस टाइम सारा बिहार का सिस्टम था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात तो ये थी कि कुछ मेंबर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से और इवन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी इस मुजफ्फरपुर सेक्सुअल अब्यूज केस में इन्वॉल्व थे। और हमने मूवी में भी कुछ ऐसा ही देखा कि कैसे बंसी साहू एक चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर मिथिलेश सिन्हा को अपने शेल्टर होम में बुलाया करता था, जो रेगुलर बेसिस पर बच्चियों पर असॉल्ट किया करता था। ब्रिजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर में बालिग गृह के नाम से शेल्टर होम चलाया करता था और मूवी बख्शक में भी शेल्टर होम का नाम बालिग गृह ही बताया है। और ये भी सच है कि इस शेल्टर होम की फीमेल वार्डन्स भी इन बच्चियों को मोलेस्ट किया करती थी और यही वार्डन्स ब्रिजेश ठाकुर के काले चिट्ठे छिपाने में भी हेल्प किया करती थी। और मूवी के एक सीन में भी हमें ये देखने को मिला कि कैसे बेबी रानी नाम की लेडी, जो वार्डन थी इस शेल्टर होम की, वो कुछ लड़कियों को धमकाती थी कि अगर जीना है तो यहाँ वहीं करना पड़ेगा जो बंसी साहू चाहता है। और सुधा इस शेल्टर होम की एक शेफ जो भाग गई थी यहाँ से, वो भी वैशाली सिंह को बताती है कि कैसे वार्डन्स इन शेल्टर होम्स को चलाते हैं और कुछ लड़कियां जो मिसिंग हैं उनके मर्डर्स का भी इन वार्डन्स को पता है और यही वार्डन्स इन लड़कियों को भी सेक्सुअल असॉल्ट किया करती थी। और इवन रियल लाइफ में कुछ विक्टिम्स ने
अपनी टेस्टिमनी में भी ऐसा कहा कि उन्होंने कुछ लड़कियों का मर्डर भी विटनेस किया है और अपनी आंखों से खून से लथपथ बोरियां भी देखी हैं जिसमें ये लोग मर्डर्ड गर्ल्स को ट्रांसफर करते थे। दो मूवी में ये ब्लड सोक बैग्स तो नहीं दिखाए हैं, बट एक सीन में सुधा ये जरूर देखती है कि किसी लड़की का मर्डर करके उसे बैग में डालकर ले जा रहे थे और सोनू जो बंसी साहू का हेंचमैन था वो भी किसी को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। रियलिटी में तो ये कहा जाता है कि इस केस में नामी गिनामी लोगों के नाम होने से ब्रिजेश ठाकुर को बलि का बकरा बनाया गया, बट कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। बट सच तो ये था कि इस क्राइम में ब्रिजेश ठाकुर ही मास्टरमाइंड था और बड़े बड़े लोगों को लड़कियां भी यही सप्लाई किया करता था। टाटा इंस्टीट्यूट की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होने के बावजूद भी इस केस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। इतना डीपली सिस्टम करप्ट था। लेकिन पहली पीआईएल फाइल होने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया इस केस की इंक्वायरी तेज करने को, जिसके रिजल्ट में ब्रिजेश ठाकुर को अरेस्ट किया गया अंडर वेरियस सेक्शंस जैसे रेप एंड मर्डर। बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ब्रिजेश ठाकुर का नाम तक चार्जशीट में नहीं था। इतना पावरफुल था ये ब्रिजेश ठाकुर। बट जब केस सीबीआई के पास गया और पब्लिक प्रेशर ज्यादा आया तो इसे अरेस्ट कर लिया गया और अब ये 11 साल की जेल में सजा काट रहा है अपने कुकर्मों की जो भी इसने किया है। बट कुछ न्यूज एजेंसीज और इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग उसे इन हरकतों का कोई भी रिग्रेट नहीं है और इवन ड्यूरिंग कोर्ट ट्रायल्स और पब्लिक अपीयरेंसेस में वो बेशर्मों की तरह हंसा करता था और एक बार तो उसे भीड़ ने गुस्से में पीटा भी है। भक्षक मूवी में साफ साफ दिखा कि पॉलिटिशियन का रोल कितना बड़ा था। मूवी में क्या असल जिंदगी में भी था। ब्रिजेश ठाकुर के पीछे किसी का हाथ था, तभी तो वो इस एरोगेंस में था कि उसे कोई छू नहीं सकता। और ये मूवी में भी हमने देखा जब बंसी साहू के शेल्टर होम में पुलिस सोनू का अरेस्ट वारंट लेकर आई उसे पकड़ने को, बट साहू उन्हें एंटर तक नहीं करने देता। हर कोई बंसी साहू से डरता था, इवन उसके नेबर्स भी जो इस इंसिडेंट के विटनेस भी थे वो भी कुछ बोलने से शांत थे क्योंकि वो जानता था कि रूलिंग पार्टी के साथ उसका उठना बैठना है तो कुछ ना कुछ करके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ मरोड़ के सिस्टम के साथ खेलकर खुद को जेल जाने से बचा ही लेगा। और भक्षक मूवी में जिसका हाथ था बंसी साहू के पीछे वो थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर रजनी सिंह और उसका हस्बैंड ब्रिजमोहन सिंह। ब्रिजमोहन सिंह को सब पता था उस शेल्टर होम में क्या क्या होता है क्योंकि वो खुद भी आया करता था वहाँ और इस पूरे केस में इन्वॉल्व भी था और उसकी बीवी की वजह से ही इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया सोशल वेलफेयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट द्वारा। और रियल लाइफ में मंजू वर्मा थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर बिहार कैबिनेट से जब ये इंसिडेंट हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि मंजू वर्मा का हस्बैंड चंद्रशेखर वर्मा ब्रिजेश ठाकुर के काफी क्लोज था और वो उसे इन सब एलिगेशन से बचा रहा था ताकि वो खुद भी पकड़ा ना जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इनके अरेस्ट का तब मंजू वर्मा गायब हो गई और जैसे ही पब्लिक प्रेशर और सिस्टम से प्रेशर ज्यादा आने लगा तब उसे सरेंडर करना पड़ा, जो मूवी में दिखाया नहीं है। भक्षक मूवी में वैशाली का कैरेक्टर कम्प्लीटली फिक्शनल है और काफी इंस्पायरिंग भी है। वैशाली सिंह को अपने करियर में तो चैलेंजेस फेस करने ही पड़े बट उसकी पर्सनल लाइफ भी स्ट्रगलिंग दिखाई है और इस कैरेक्टर को अगर रियल लाइफ से कंपेयर करें तो वैशाली सिंह का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट निवेदिता झा से। मूवी में हमने देखा कि गुप्ता जी ने वैशाली को टाटा इंस्टीट्यूट की ऑडिट रिपोर्ट दी, जिसके बाद वैशाली सिंह ने अपनी इंक्वायरी करना शुरू की इस केस की और कई सारे क्लूज भी गैदर किए और वो गुप्ता जी ही थे जिसने मूवी में पीआईएल फाइल की। बट बंसी साहू और उसके आदमी ये बिलीव करते थे कि ये पीआईएल फाइल की थी वैशाली के ब्रदर इन लॉ ने, जो पेशे से लॉयर भी था और बंसी साहू के कहने पर सोनू ने उसे बुरी तरह से पीटा भी। और वैशाली पुलिस स्टेशन जाकर इस इंसिडेंट पर एफआईआर करने भी जाती है बट पुलिस इंचार्ज उसे बंसी साहू का नाम इस एफआईआर में डालने से मना कर देता है, जिसके बाद वैशाली एसएसपी जसमीत कौर से मिलती है जहां वैशाली को ये रियलाइज होता है कि जब तक पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस बंसी साहू के अगेंस्ट नहीं मिलता तब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही कोई अरेस्ट और ना ही कोई एक्शन। जिसके बाद वैशाली सुधा यानी मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की शेफ को कन्विंस करती है अपने चैनल के जरिए सामने आने को और बंसी साहू के अगेंस्ट वो सब बोल दे जो भी उसने विटनेस किया है, जिससे पुलिस उस शेल्टर होम पर जाकर रेड मारती है और बंसी साहू और उसके आदमियों को अरेस्ट करती है। बट रियलिटी में तो कुछ और ही हुआ था। ये सच है कि रियलिटी में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। पुलिस ने क्या, किसी भी एजेंसी ने नहीं लिया था, वो ऑडिट रिपोर्ट आने पर भी। बट निवेदिता झा और बाकी सोशल एक्टिविस्ट ने मिलकर स्टेट वाइड प्रोटेस्ट किया ताकि ये हैरोइंग इंसिडेंट सबके सामने बाहर आए, जिसके बाद बिहार सरकार एक्शन में आई और मजबूरन उन्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। मूवी में सिर्फ एक पीआईएल के बारे में बताया है बट इनफैक्ट टोटल 4 पीआईएल्स फाइल किए थे निवेदिता झा ने।
पहली पीआईएल फाइल करी थी जब पटना हाईकोर्ट ने सारे मीडिया हाउसेस को ब्रिजेश ठाकुर केस पर रिपोर्टिंग करने से बैन किया, और फिर निवेदिता झा ने पहली पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी कि इस केस पर से जो रिपोर्टिंग का बैन है उसे हटाया जाए, और बाद में बैन हट भी गया था। और सेकंड पीआईएल फाइल तब करी गई सुप्रीम कोर्ट में जब ये पता चला कि सिर्फ एक ही शेल्टर होम पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और फिर झा ने पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि सभी शेल्टर होम्स पर इंक्वायरी की जाए, जिसमें ये पता चला कि 17 ऐसे शेल्टर होम्स और भी हैं जहां ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। और थर्ड पीआईएल फाइल करके झा ने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी सही नहीं जा रही, कि कैसे सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में लड़कियों के मर्डर्स को कंसिडर तक नहीं कर रहे। और फाइनल पीआईएल फाइल हुई इस बारे में कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि सारा क्लियर था कि इन्हीं की मिलीभगत से सब हो रहा था, और इस इंसिडेंट की सबको नॉलेज होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर मौके पर लिया गया होता तो ये सब शायद इतने बड़े लेवल पर नहीं होता। जब ये केस बिहार पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर हुआ तब सबको लगा कि केस सॉल्व फेयर तरीके से होगा और तेजी से आगे बढ़ेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं था। सीबीआई की रिपोर्ट टाइम टू टाइम बदलती गई। मूवी तो बंसी साहू के अरेस्ट के बाद एंड हो गई, बट रियल लाइफ में असली ड्रामा तो बाद में शुरू हुआ था। पहले सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि कुछ लड़कियों का मर्डर हुआ है, और पटना मेडिकल कॉलेज ने ये कंफर्म भी किया कि मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स वर सेक्सुअली अब्यूज्ड। और बाद में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट बदल दी, ये कहकर कि सभी 35 लड़कियां सेफ एंड साउंड है। इसमें कोई शक नहीं है कि हायर अथॉरिटीज़ की इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो तो सबसे ज़्यादा थी। बड़े बड़े नेता महानेता इस केस में फंस सकते थे, बट सैडली रूलिंग पार्टी से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये था हमारा रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ फ्रॉम द मूवी बख्शक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।